चलिए गुड इवनिंग सभी को। आज के अपना तीसरा सेट नंबर देखते हैं। सभी बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर्स पेपर है, तो आप लोग सही से देखिएगा और डिस्कशन पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो भारत में पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किसने किया था। तो सबसे पहली बार भारत में दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में 1867-68 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय वार्षिक अनुमानित किया था, ठीक है। बताएंगे आप लोग कि भारत में अभी वर्तमान में बताइएगा कि वर्तमान में किस संगठन के द्वारा, किस संस्था के द्वारा भारत में वार्षिक आय की गणना किया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वर्तमान में वार्षिक आय की गणना किया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। 2 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम सहकारी आंदोलन किस क्षेत्र में आरंभ हुआ था। तो कृषि ऋण के क्षेत्र में प्रथम बार सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था। प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 में कब लाया गया था? 1904 में 1904 ईस्वी में एडवर्ड ला की अध्यक्षता वाली समिति में लाया गया था प्रथम सहकारी आंदोलन, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या कहता है? 3 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो दलित मुक्ति मोर्चा जो है अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। दलित मुक्ति मोर्चा जो है ए.के. राय द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? ए.के. राय द्वारा दलित मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया गया था। समता सैनिक दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में किए थे। कब किए थे? समता सैनिक दल की स्थापना 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर ने किए थे, ठीक है। स्वतंत्र मजदूर संघ की स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में किए थे। कब किए थे? 1936 में किए थे। द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के भी स्थापना कौन किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सा संगठन का स्थापना नहीं किए थे? दलित मुक्ति मोर्चा ए.के. राय ने किया था, ठीक है। भारत महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच 1932 में पुणे पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? 1932 में 24 सितंबर 1932 में पुणे पैक्ट हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर लंबा बहुत बड़ा हो जा रहा था, ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए थोड़ा सा आज फास्ट चलेंगे हम लोग। भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी में 1951 ईस्वी में प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर भारत के कहता है कि 5 नंबर कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है। तो जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा है? तो पश्चिमी घाट। जैव विविधता का तप्त स्थल कौन सा है? पश्चिमी घाट है। भारत में 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। कितना? भारत में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, ठीक है। भारत में प्रथम जैव विविधता पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में। कब? 1992 ईस्वी में। कहाँ? रियो डी जेनेरिया में आयोजित किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरिया में आयोजित किया गया था। बताएंगे कि विश्व में जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट क्षेत्र कितने हैं। अगर विश्व में पूछेगा तो 36 हो जाएगा। विश्व में कितने?
जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं तो 36 है। भारत में 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं। भारत में कितने हैं? तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर कहता है कि हवा से परागन को कहते हैं, तो हवा से परागन को क्या कहते हैं? वायु परागन कहते हैं। परागन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्व परागन एवं पर परागन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर। कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन सा राज्य का है? गोवा के कितना है? गोवा के 973। गोवा के कितना है? 973। तमिलनाडु के कितना है? 996। सिक्किम के कितना है? सिक्किम के 890 है। सिक्किम के कितना है? 890 है। और कर्नाटक के कितना है? कर्नाटक के 973 है। 973 कर्नाटक एवं गोवा के है 973। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा हो गया? तमिलनाडु के। तमिलनाडु के 2011 के अनुसार, इस ऑप्शन के अनुसार लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगर पूछता कि सर्वाधिक किसका है, तो 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है तो केरल के है। केरल के कितना है? 1084। केरल में कितना है? 1084। अगर प्रश्न पूछता कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो भारत के लिंगानुपात 943 है। 1000 पुरुषों पर 943 महिला। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। कितना है हरियाणा में? तो हरियाणा में 879। 1000 पुरुषों पर 879 महिला है। 0 से 6 वर्ष के बच्चा के भी लिंगानुपात में हरियाणा ही है। इसीलिए हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर। केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर। नेक्स्ट कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2007 को वर्ष 2007 को पर्यटन का सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर कहता है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस भारत में विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 1 अप्रैल को फुलिश डे यानी मूर्ख दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 1 अप्रैल को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 कहता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उद्देशिका प्रस्तावना को ही कहते हैं। तो भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन किधर है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कहता है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय है। तो बात सही है कि उद्देशिका जो है स्वयं न्यायालय में क्या है? परिवर्तनीय है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। बात सही है कि उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहती है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करना चाहती है। तो यह भी बात सही है कि उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करना चाहता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार तीनों क्या है? सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 क्या है? तीनों सही है। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना उस संविधान सभा में पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा।
पूछता है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया था। और उद्देशिका यानी प्रस्तावना के भाषा कहाँ से लिया गया है? तो संविधान में प्रस्तावना के भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना को ही संविधान के आत्मा एवं हृदय कहते हैं। क्या है? प्रस्तावना को ही संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का क्या है? दर्शन भी है। प्रस्तावना संविधान का क्या है? दर्शन भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या कहता है? 12 कहता है कि कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? तो कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? यानी कीट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? काटता है डंक में, बिच्छू के डंक में, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को ही हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल को क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर 13 कहता है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। कब? जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया था। कौन सा बम गिराया गया था? पहली बार 6 अगस्त 1945 के जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय। और दूसरा कब गिराया गया था? 9 अगस्त को। दूसरा कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट में। दूसरा बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को ही नागासाकी पर। कौन सा बम? फैट मैन। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओपनहाइमर ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओपनहाइमर ने किया था। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में किया गया था। 18 मई 1974 में किया गया था। राजस्थान के पोखरण से किया गया था। ठीक है, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट पर पहुंचा था? तो किस पोर्ट पर पहुंचा था? तो वह पहुंचा था पारादीपीय पोर्ट पर पहुंचा था। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर कहता है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अल बरूनी द्वारा। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? अल बरूनी द्वारा लिखा गया। अब्दुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा के लेखक कौन है? अब्दुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा था? अब्दुल फजल ने लिखा था। ठीक है, 16 नंबर कहता है कि निम्नलिखित कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के नियम से। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम कहता है कि ऊर्जा न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को हम क्या करते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में केवल रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 17 कहता है कि कौन से IIT संस्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। बताएंगे कि वर्तमान में यानी भारत में IIT की संख्या कितनी है? यानी वर्तमान भारत में IIT की संख्या 23 है। कितना है? 23 है। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर 18 कहता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है?
इस ऑप्शन के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। कौन है? राजीव कुमार जी हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में पूछेगा तो सुमन बेरी जी है। कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है। ऑप्शन के अनुसार राजीव गांधी, लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। बताएंगे कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम है। कौन है? बी.आर. सुब्रमण्यम। बी.आर. सुब्रमण्यम जो है भारत में नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है। ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2005 को किया गया। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, तो चंदन काष्ठ का पौधा आंशिक मूल परजीवी है। बात सही है कि चंदन काष्ठ का पौधा क्या है? परजीवी है। कसकुट्टा क्या है? कसकुट्टा एक भी परजीवी है। कसकुट्टा क्या है? परजीवी है। नेपेंथिस क्या है? नेपेंथिस मांसाहारी है। नेपेंथिस क्या है? तो मांसाहारी है। छत्रक क्या है? तो छत्रक देखिए सुमेलित नहीं है, तो छत्रक यही सुमेलित नहीं है। छत्रक स्वपोषी नहीं, छत्रक भी क्या है? एक प्रकार का परपोषी ही है, जो अमरबेल के सबसे ऊपरी भाग में टोपी के समान रहता है। ठीक है। अमरबेल मतलब जिसको कुक्करमुत्ता कहते हैं हम लोग, पेड़ पर देखते हैं जो लग जाता है तो क्या होता है? पेड़ को सुखा देता है। ठीक है। छत्रक यानी पेलियस है, जिसको इंग्लिश में पेलियस कहते हैं। या अमरबेल के ऊपरी भाग में टोपी के समान रहता है। ठीक है। तो छत्रक क्या है? छत्रक भी परजीवी ही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर। कहता है कि भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वह पश्चिम बंगाल को किया गया। किसको किया गया? पश्चिम बंगाल को किया गया। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन दो तरह के होते हैं। परिवर्तन दो तरह के, एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन, एक होते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसको हम पूर्ण अवस्था में ला सकते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें हम एक बार बदलने के बाद पुनः उसको उसी अवस्था में नहीं ला सकते, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो कागज के जलना क्या है? कागज के जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कागज को जलाने के बाद हम क्या पुनः कागज उसको बना सकते हैं? नहीं। तो जब नहीं बना सकते हैं तो वह क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर। कहता है कि सुनहरी गोल्डन चावल है। तो सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? तो सुनहरी गोल्डन चावल एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध रहता है। क्या है? कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध रहता है। ट्रांसजेनिक चावल की एक किस्म है गोल्डन चावल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर कहता है कि लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? तो लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुद विस्फोट किस द्वीप में है? तो इंडोनेशिया में है। किस में है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है? भारत को ही जो भी है वही है इंडोनेशिया के ही। क्या है? रुपया। इंडोनेशिया के मुद्रा क्या है? रुपया।
24 कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर भी कहाँ है, इंडोनेशिया में ही है। कहाँ है, इंडोनेशिया में ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। गला थोड़ा सा फंस रहा है। पुस्तक आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है। तो कौन है, रघुराम राजन जी है। कौन है, रघुराम राजन जी है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम क्या कहते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। सीमांत गांधी के नाम से भी हम किसे जानते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही जानते हैं सीमांत गांधी के नाम से। इन्होंने 1929 ईस्वी में खुदाई एक खिदमतगार पार्टी की स्थापना किया था। किसने, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 ईस्वी में खुदाई एक खिदमतगार पार्टी की स्थापना किया था, जिसे ही लाल कुर्ती का आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, सीमांत गांधी को ही हम लोग बच्चा खान और बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। सीमांत गांधी को क्या जानते हैं, बच्चा खान और बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर। कहता है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया। तो बंगाल के विभाजन को रद्द किया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में क्या हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, 28 कहता है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है, तो इसमें देखिएगा सब ऑप्शन कुछ ना कुछ मिली तरह से है। तो इसको बात पर गौर कीजिएगा, यहाँ जिनकी है यहाँ जिसकी है, तो जिसकी क्या होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो वह क्या है, समस्थानिक है। ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर कहता है कि भारतीय रॉकेट के छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। तो क्या है, वह है स्प्राइट्स। स्प्राइट्स जो है भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है स्प्राइट्स। ठीक है, बताइएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जिसको बोलते हैं, इसरो की स्थापना कब हुआ था। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त, कब, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ गया था। बताएंगे कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत के प्रथम उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट है। इसको कब छोड़ा गया था, तो 1975 में। आर्यभट्ट को 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर कहता है कि सुमेलित करिए। क्या करना है, सुमेलित करना है। ब्रह्मचर्य की उम्र आयु कितना होता है, जन्म से लेकर 25 तक को ब्रह्मचर्य कहते हैं। गृहस्थ जीवन क्या है, यानी 25 से 50 तक को गृहस्थ जीवन कहते हैं। और वानप्रस्थ यानी 50 से 75 तक के वर्ष को हम वानप्रस्थ कहते हैं। और अंत में क्या हो जाता है, संन्यास, यानी 75 से 100 वर्ष तक को हम क्या कहते हैं, संन्यास कहते हैं। अब 100 वर्ष कोई जी रहा है, अब तो 60 से 65 होते एकदम अंत हो जा रहा है। तो चारों आश्रमों का उल्लेख जो है जवाबलोपनिषद में मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, जवाबलोपनिषद में मिलता है। ठीक है, चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण गृहस्थ आश्रम को माना जाता है। किसको, गृहस्थ आश्रम को, 25 से जो 50 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर। मिलान करना था, तो मिलान तो 1 2 3 सब है, ये है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार को संविधान के
किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा गया है, यानी निजता के अधिकार को। तो निजता के अधिकार को हम लोग किस में रखते हैं, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार को हम लोग रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर। सतरिया किस राज्य का है? तो सतरिया किस राज्य का है? सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया असम के है। सतरिया असम के है। मणिपुर के मणिपुरी है। मणिपुर के मणिपुरी है। उत्तर प्रदेश के क्या है? तो उत्तर प्रदेश के कथक है। आंध्र प्रदेश के क्या है? कुचिपुड़ी कहाँ के है? आंध्र प्रदेश के। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कथकली केरल का है। इसको भी क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 2 को सूची 1 से क्या करना है, मिलान करना है। तो रेलवे उपकरण कहाँ में है? तो रेलवे उपकरण आपका कहाँ में? भिलाई में है। पोत निर्माण कहाँ में है? पोत निर्माण तो आप लोग जानते ही हैं कि कोचीन में है। और साइकिल उत्पादन क्या है? लुधियाना में है। अब मोटर वाहन क्या है? जबलपुर में है। यानी रेल उपकरण क्या है? भिलाई में है। मोटर वाहन क्या होगा? जबलपुर में होगा। पोत निर्माण कोची केरल में है। और साइकिल उद्योग कहाँ में है? तो लुधियाना में है। तो आपका कौन हो जाएगा? पहला के 3, दूसरा के 4, यानी पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था, आप लोग बताएंगे। तो भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। ठीक है, 34 कहता है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया? तो अलेक्जेंडर रीड ने। कौन किया था? अलेक्जेंडर रीड ने भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को आरंभ किया। सरक्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो सरक्रिक विवाद जो है भारत एवं पाकिस्तान के है। सरक्रिक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, सिंधु विवाद भी भारत एवं पाकिस्तान के बीच में ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 36। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान किससे हम निर्धारित करते हैं? तो पीएच स्केल के द्वारा हम क्या करते हैं? पीएच मान को निर्धारित करते हैं। ठीक है, पीएच मान, पीएच स्केल की अवधारणा किसने दिया था? पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था। कौन किया? सोरेनसन ने। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया, जिसमें 0 से लेकर के 14 तक उसमें दर्शाया रहता है, और बीच में क्या रहता है? 7, यानी 0 से लेकर के 7 तक को हम क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। और 7 से लेकर के 14 तक को क्षारीय कहते हैं। अगर किसी का अगर पीएच मान 7 हो तो उसको क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। तो 7.4 नहीं है, यानी कि 7.5 से लेकर के 8 हो जाएगी। ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। ठीक है, तेज क्या है? तो तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। तेज क्या है? तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। ठीक है, चलिए 38 नंबर देखते हैं। कहता है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वह स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है। तो संघ और संस्थाएं बनाने के लिए किस प्रकार का अधिकार है? तो वह केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर। कहता है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो वह है निक्षेपणीय स्रोत से। किससे है? निक्षेपणीय स्रोत से है धारणीय विकास की संकल्पना। चल आगे देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर किधर है? 40 नंबर यहाँ से है।
40 कहता है कि नागल किसके लिए जाना जाता है? तो नागल जो है, नागल में क्या है? नागल उर्वरक के लिए जाना जाता है। नागल किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक के लिए जाना जाता है। ठीक है। 41 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है? तो गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है तो सल्फर के ऑक्साइड यह भी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यह भी गैसीय वायु प्रदूषक है, हाइड्रोकार्बन भी है। धुआं इस ऑप्शन के अनुसार जो है गैसीय वायु प्रदूषक नहीं माना जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्या कहता है? 42 कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो संपीड़ित वायु को ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो नहीं। स्प्रिंग को नहीं। बैटरी में भी ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? बैटरी में भी नहीं किया जाता है, बैटरी में भी खत्म हो जाता है। संधारित्र में क्या है? संधारित्र में हाँ हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग कर सकते हैं संधारित्र के लिए। ठीक है। आगे देखिए 43 नंबर। 43 कहता है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ है। बात सही कि जो भी हिमालय से निकलती है नदियाँ वह क्या है? 12मासी है। इसका तर्क कहता है, तर्क में कहता है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से स्थित है। यानी कि यह भी सही है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत जो है हिमानी से है। यानी कि जो कथन है, कथन के अनुसार तर्क क्या है? सही है। तो हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है। ए और आर क्या है? दोनों सही है। ए और आर क्या है? दोनों सही है। ठीक है। और आर जो है ए की पुष्टि भी करता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर कहता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अवस्थित है। आगे देखिए कहता है कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वह आपका कौन हो जाएंगे? आंद्रे एंजेले जो है यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को। पूछता है इसमें यूनेस्को में ई का तात्पर्य क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि यूनेस्को में ई का तात्पर्य क्या है? तो यूनेस्को को आपको फुल फॉर्म याद रहेगा तो आप बता सकते हैं। तो यूनेस्को में ई का तात्पर्य क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। तो ई का मतलब क्या हुआ? एजुकेशनल। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया ही। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित करते हैं तो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तन करते हैं। ठीक है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो कौन सा ऐप? आरंभ ऐप। 48 क्या कहता है? 48 कहता है कि NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है? NSDL का पूरा नाम क्या होता है? तो NSDL का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। 49 नंबर क्या कहता है? 49 नंबर कहता है कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा आरंभ किया गया था? यानी कि
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके द्वारा आरंभ किया गया था? बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया, इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री युवा कौशल विकास योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वह किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल युवा विकास योजना शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए 50 देखते हैं। 50 कहता है कि 50 कहता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूब बेल द्वारा की जाती है? ट्यूब बेल का मतलब कि नलकूप द्वारा। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूब बेल द्वारा किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। सॉरी, उत्तर प्रदेश में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गला थोड़ा सा अभी ठीक नहीं हुआ है पूर्ण तरह से। चलिए 51 नंबर देखिए। 51 कहता है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम अगर नहीं देखे हैं तो कल हम एक विटामिन से वीडियो बना दिए हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग। जो भी विटामिन से डाउट रहेगा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा विटामिन से। ठीक है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया या रतौंधी होता है। विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में रिकेटस एवं वयस्क में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और एस्कॉर्बी। विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग भी होता है। स्कर्वी मसूड़ों में होता है, दांत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 52 नंबर। 52 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने किए थे। कौन किए थे? गुरु अंगद देव ने किए थे। सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद देव थे। ठीक है, लंगर व्यवस्था भी इन्होंने ही शुरू किया था। पंगत प्रथा एवं लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद ने ही अस्थायी रूप से प्रदान किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 53 नंबर। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे देखते हैं। 53 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो है राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल भेज सकता है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग क्या कहते हैं? लघु संविधान विभाजक भी कहते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 54 क्या कहता है आपका? ओजोन छेद से क्या संबंध है? तो ओजोन पहले किस में पाया जाता है? तो ओजोन परत किस में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। तो जब ओजोन परत समताप में पाया जाता है तो एक ही को इसमें समताप से है तो आप एक ही को मार दीजिए कि ओजोन छेद जो है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई को कम होने से तात्पर्य है। ठीक है, एक ही वो है इसमें ऑप्शन कि ओजोन छेद है। तो ओजोन किस में पाया जाता है? समताप मंडल में। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को
जब 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को बचाने से हुआ था, उसी दिन से हम लोग क्या 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है। 55 देखिए, 55 क्या है, तो 55 ब्लू चिप कंपनी क्या है, तो ब्लू चिप कंपनी क्या है, तो ब्लू चिप कंपनी जो है वह आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी है। क्या है, मजबूत कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 56 देखते हैं। 56 कहता है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, तो किसी एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कर सकते हैं। आपका 57 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए 58। कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। यानी किससे गुजरती है, तो हो जाएगा चीन से होकर गुजरती है, भारत से होकर गुजरती है, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तीनों हो जाएगा, चीन, भारत एवं बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। क्या, दिहांग के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम लोग सांगपो नाम से जानते हैं। किस नाम से, अगर तिब्बत में पूछेगा ब्रह्मपुत्र के तो सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में पूछेगा तो दिहांग। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर कितने गया, इधर है 59 नंबर। कितने, 59 हो गया। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया, तो सैयद शाहिद हकीमी को ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। 60 नंबर। 60 कहता है कि निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए। हस्तियों के नाम थिएटर से जुड़ी हुई है, तो कौन सा, इसमें कौन सा हस्ती जो है थिएटर से जुड़ी हुई है, तो नसरुद्दीन शाह यह भी जुड़े हैं, गिरीश कर्नाड यह भी जुड़े हैं, डॉली थैकोर यह भी जुड़े हैं, मर्कंड देशपांडे यह भी जुड़े हुए हैं। तो कौन हो जाएगा, कौन सा थिएटर जुड़ी है, तो ये सभी थिएटर जो है, ये सभी हस्तियाँ थिएटर से जुड़ी हुई है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, मिलान के लिए आए हैं बाघ आरक्षित क्षेत्र एवं राज। बाघ आरक्षित क्षेत्र एवं राज बताएंगे कि भारत में बाघ की गणना सर्वप्रथम 1972 में किया गया था। ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया था, तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। चलिए इसको मिलाना है, एक तरफ दिया है बाघ आरक्षित क्षेत्र और एक तरफ दिया है राज। तो पेरियार कहाँ है, पेरियार केरल में है। पेरियार कहाँ में है, केरल में है। पेरियार केरल में है। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ में है, उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ में है, उड़ीसा में है। बांदीपुर कहाँ है, तो बांदीपुर कर्नाटक है। बांदीपुर कर्नाटक में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो एक के है 4, तो एक के है 4 सी में। पेरियार 3, 2 के 3, सिमलीपाल 2, 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है। तो स्त्री शिक्षा की मांग था ही प्रार्थना समाज के। सबसे पहले बताएंगे कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। कब? 1867 में आत्मारंग पांडुरंग एवं एम.जी. रेनाल्डे ने किया था। आत्मारंग पांडुरंग एवं एम.जी. रेनाल्डे ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। किसने किए थे? तो दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश। इनमें कहता है, प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो स्त्री शिक्षा से मांग था ही, विधवा पुनर्विवाह से था ही, लड़के एवं लड़कियों की विवाह वायु में वृद्धि करना यह भी मांग था, लेकिन अस्पृश्यता की मांग नहीं थी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 63 कहता है कि किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो वह क्या है? फ्रांस। फ्रांस 2018 में ही यह निर्णय लिया था कि पेट्रोल और डीजल को कारों की बिक्री कर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना। ठीक है, चलिए 64 देखिए। 64 कहता है निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था। तो चंगेज खान का समकालीन कौन था? तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था चंगेज खान का समकालीन था। 65 कहता है कि निम्न में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो ताइवान जो है भारत की सीमा से नहीं लगता है। इनमें से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो ताइवान जो है भारत की सीमा से नहीं लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक वोटिंग स्याही में प्रयोग, यानी जब वोट देने जाइएगा तो आपको नोह में लगाता है, नाखून में जो स्याही लगाता है उसको क्या कहते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, जिसको क्या होता है? AgNO3 कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 67 कहता है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। मैक्सिको से क्या होगा? नहीं गुजरती है। 68 देखिए। 68 कहता है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो संकीर्तन शामिल है। संकीर्तन कहाँ के है? मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य है संकीर्तन, मणिपुर के। योगा को तो शामिल किया गया है, योगा भी शामिल किया गया है 2015 से। योगा को कब शामिल किया गया है? 2015 से। 21 जून 2015 से। 21 जून 2015 को शामिल किया गया था। योगा दिवस के रूप में हम लोग 21 जून को मनाते हैं। रमन को भी शामिल किया गया है। रमन को भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है, लेकिन बिहू को शामिल नहीं किया गया। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहू जो है इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल नहीं किया गया है। 59 कहता है 69 ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2024 में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक क्या है? तो 105वां रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 127 देशों में से भारत का रैंक 105वां है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 70 क्या कहता है। 70 कहता है कि वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्हें मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी।
मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी? तो जसलीन जोसन जो है वह ये दूसरी भारतीय महिला है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी। ठीक है। भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी? कल्पना चावला थी। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला कल्पना चावला थी जो 1997 में गई थी। कब गई थी? 1997 में पहली बार गई थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 71। कहता है क्या कहता है 71? कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? यानी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो केवल मुद्रा के मूल्य में वृद्धि? नहीं। केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट? यह भी नहीं। केवल वस्तु के मूल्य में वृद्धि? यह भी नहीं। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि दोनों होता है। ठीक है। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 72 कहता है कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति कौन से क्रम के थे? तो रामनाथ कोविंद भारत के जो है वो अगर व्यक्ति के क्रम में पूछेंगे तो 14वें होंगे। ठीक है। व्यक्ति के क्रम में अगर पूछेंगे तो 14वें और पद के क्रम में पूछेंगे तो 15वें राष्ट्रपति थे। ठीक है। तो व्यक्ति के क्रम में 14वें एवं पद के क्रम में 15वें राष्ट्रपति थे। अभी वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन जी? द्रौपदी मुर्मू जी है। द्रौपदी मुर्मू जी है। भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू जी हैं एवं प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने वाले कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हैं व्यक्ति के क्रम में 15वें हैं एवं पद के क्रम में 16वें हैं। पद के क्रम में 16वें हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मिलाना है संवैधानिक प्रावधान एवं स्रोत कहाँ से लिया गया है? ठीक है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशकता आयरलैंड से लिया गया है, आयरिश से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से लिया गया है एवं केंद्र एवं राज्य के संबंध कनाडा से लिया गया है। तो कौन हो जाएगा? 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 कौन में है? तो आपका सी में है। 4 3 1 2 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 74 क्या कहता है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? इस ऑप्शन के अनुसार बताना है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन हो जाएंगे? तो राजीव महर्षि जी हो जाएंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको CAG कहा जाता है। CAG का उल्लेख जो है 148 से लेकर के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। CAG अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। अभी वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो संजय मूर्ति जी हैं। कौन है? संजय मूर्ति जी हैं वर्तमान में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 75। कहता है कि 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो किसके द्वारा बनाई गई थी? भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। BD सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की थी। BD सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं हड़प्पा। 76 कहता है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पा की खोज कब हुआ था? तो हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी ने किए थे। कौन किए थे? हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप ने किए थे।
ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज मोहनजोदड़ो कौन सा नदी पर है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है? सिंध नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी, जिसको RD बनर्जी भी कहते हैं, 1922 ईस्वी में किए थे। मोहनजोदड़ो लारकाना जिला के सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 77 क्या कहता है? कहता है कि जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल सही है कि जब मुद्रास्फीति दबाव से गुजर रही है तो प्रत्यक्ष कर को क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। ब्याज दर घटा देनी चाहिए? नहीं, ब्याज दर को भी बढ़ा देनी चाहिए। सार्वजनिक व्यय बढ़ा देनी चाहिए? नहीं, घटा देनी चाहिए। तो आपका कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 78 क्या कहता है? 78 कहता है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कहता है पहला में कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। बात सही है कि लोकतंत्र के बारे में कौन सा विचार करना है कथन पर? तो इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। बात सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है। हाँ, बात सही है कि जो पहले से सत्ता में होगा वह भी लोकतंत्र में वर्तमान में उनको होने की सत्तासीन लोगों के होने की संभावना क्या रहती है? अधिक रहता है। ठीक है, प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। बात सही है कि प्रत्येक मत का भी मूल्य क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो कौन सा कथन सही है? तो सही तीनों के तीनों आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 79। 79 कहता है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा कौन थी? पाली भाषा थी। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। कहाँ दिया था? कुशीनगर में। सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। महावीर की भाषा कौन था? तो महावीर के अर्धमगधी भाषा था। 80 नंबर देखिए, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। बताएंगे कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सुरक्षा परिषद में सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए 81 नंबर देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया? तो कौन सा राज्य? तो हरियाणा जो है ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया था। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से है। ठीक है, याद रखिएगा। 82 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष PM होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। 83 कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो चेन्नई में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? चेन्नई में खोला जाएगा। कहता है आगे 84 नंबर कि हस्तांतरण मूल का संबंध निम्न में से किसने? हस्तांतरण करना, हस्तांतरण मूल यानी इसे तो लिखा है उसी से पता चला हस्तांतरण करना यानी चेंज करना। तो हस्तांतरण मूल का संबंध निम्न में से किससे हो जाएगा? यानी कि एक खाते से दूसरे खातों में पैसों को हस्तांतरण करने से क्या है? हस्तांतरण मूल का संबंध है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 देखिए, 85 क्या कहता है? 85 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा है स्पेशल ड्राइंग राइट? SDR, SDR मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट में पेटिका में आती है। तो US डॉलर जो भी यह भी आती है। SDR में जापानी येन भी आता है, चाइनीज रेनबी भी आता है, रेमेनबी भी आता है और ब्रिटिश पाउंड भी आता है और यूरो भी आता है। तो SDR में कौन सी आती है मुद्राएं? तो ये सभी मुद्राएं आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। ठीक है, चलिए 86 देखते हैं। 86 अब लास्ट ही है, 86 पर पहुंच गए हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो पेरिडोइड आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट भी आग्नेय चट्टान है, स्कोरिया भी आग्नेय चट्टान है। सेल आग्नेय चट्टान नहीं है। सेल एक परतदार चट्टान है। सेल कौन सा? सेल परतदार चट्टान है। सेल परतदार चट्टान है जिससे हम लोग स्लेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्लेट बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 87 मिलान करना है। सिंधु स्थल एवं स्थान सिंधु स्थल एवं स्थान। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक है, रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में है एवं कालीबंग राजस्थान में है। कालीबंग राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में और लोथल गुजरात में है। ठीक है, लोथल भगवा नदी के किनारे है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 4 3 2 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फुल फॉर्म क्या पूछा नहीं? कहता है कि NAFTA यानी नाफ्टा क्या है? नाफ्टा नाफ्टा ये ना है नाफ्टा। NAFTA नाफ्टा के सदस्य कौन सा है? तो नाफ्टा के सदस्य USA, कनाडा एवं मैक्सिको है। USA, कनाडा एवं मैक्सिको नाफ्टा के सदस्य हैं। नाफ्टा की स्थापना कब हुआ था? तो नाफ्टा की स्थापना 12 अगस्त कब? 12 अगस्त 1992 को। 12 अगस्त 1992 को नाफ्टा की स्थापना हुआ था। नाफ्टा के फुल फॉर्म बहुत बार पूछा है। तो नाफ्टा के फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होगा? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि फरवरी 2027 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो 2007-17 में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो उज्जीवन लघु हो जाएगा, उज्जीवन लघु वित्त बैंक। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 90 देखते हैं। 90 कहता है कि महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 में महिला क्रिकेट ICC विश्व कप कौन जीता था? तो कौन जीता था? इंग्लैंड जीता था। ठीक है, बताएंगे कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 2025 में महिला ICC विश्व कप भारत में ही आयोजित किया जाएगा। कहाँ? भारत, अपना देश भारत में। ठीक है, चलिए 51 देखते हैं। 91 नंबर कहता है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का
पहला माह क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र है, जिसको हिंदी में कहते हैं चैत्र, ठीक है। इंग्लिश में तो जनवरी कहते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह क्या है? चैत्र। क्या है? चैत्र। और अंतिम माह क्या होगा? तो अंतिम माह फाल्गुन होता है। अंतिम माह फाल्गुन हो जाता है और पहला माह चैत्र होता है। बताएंगे आप लोग कि राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च, कब? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। शक संवत की स्थापना कब किया गया था? तो शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में। 78 पर हमको शक है कि 7 आगे लिखे कि 8 आगे लिखे, तो इसलिए शक संवत याद रखिएगा 78 ईस्वी AD में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 92 कहता है कि जल शोध का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो कौन सा जल शोधन का तरीका जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो सूक्ष्म उबालने से जल का सूक्ष्म जीव क्या होता है? नष्ट हो जाता है। कलवर्णीकरण से भी नष्ट हो जाता है। पराबैंगनी विकिरण से भी नष्ट हो जाता है। लेकिन निस्पंदन से जल के अंदर के सूक्ष्म जीव है जो नष्ट नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निस्पंदन, ठीक है। 93 क्या कहता है? 93 कहता है कि निम्न में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग के है? कौन से रक्षा मंत्रालय का या के विभाग के है? तो रक्षा विभाग के अंतराल है। तो रक्षा विभाग जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग भी रक्षा मंत्रालय के है। रक्षा उत्पादन विभाग भी क्या है? रक्षा मंत्रालय के अधीन है। लेकिन रक्षा वित्त विभाग फाइनेंशियल जिसको करते हैं यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। क्या है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 94 नंबर कहता है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है कौन? तो ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर जो है तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं। क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं, अपेक्षित घनत्व। अब अपेक्षित आर्द्रता रहेगा तो आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि हाइड्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं कि घनत्व मापते हैं। तो जिसमें र लगा रहेगा, जैसे आर्द्रता र, तो हाइग्रोमीटर से, और ध लिखा रहेगा हाइड्रोमीटर से, घनत्व तो हाइड्रोमीटर से, ठीक है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर इसका। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट 96 नंबर बा का ऑप्शन है इसमें। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तो कहता है कि पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान करता है। बात सही है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। बात सही है कि पेटेंट अपने मालिक को उसके लिए आविष्कार की सुरक्षा करता है। यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है? नहीं, यह अनंत समय के लिए प्रदान नहीं किया, सीमित समय के लिए। इसका कोई टाइम फिक्स किया जाता है, ठीक है। यह अनंत समय के लिए प्रदान नहीं किया जाता है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वो यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन प्रयोग करता है। बात सही है, यह पेटेंट के मालिक के अधिकार है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह अनंत समय तक के लिए प्रदान नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 97 कहता है कि नीमू बजागो नामक बांध
निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है? तो निम्बू बजागो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है। कौन सा नदी पर है? सिंधु नदी पर बांध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 98 कहता है कि किस राजनीतिज्ञ ने द कोअलिशन ईयर्स 1996 से लेकर टू 2012 नामक पुस्तक लिखी? किस राजनीतिज्ञ ने द कोअलिशन ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी? तो कौन सा किसने लिखे थे? तो यह लिखे थे प्रणब मुखर्जी जी, राष्ट्रपति जो रह चुके हैं पूर्व में, प्रणब मुखर्जी जी लिखे हैं। 98 के आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 99 देखते हैं। कहता है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? लोएस मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोएस मृदा कहते हैं। लोएस का मैदान कहाँ में है? तो लोएस का मैदान चीन में है। कहाँ में है? चीन में। लोएस का मैदान चीन में है। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है आपका सेट नंबर 3 का लास्ट प्रश्न है। कहता है कि निम्न में से कौन से कथन सही है? सिकंदर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म 356 में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था और तथा उनका मृत्यु 323 BC में हुआ था। सिकंदर का जन्म जो है 356 ईस्वी पूर्व में और मृत्यु 322 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो और उन्होंने 336 ईस्वी में, सिकंदर ने 336 ईस्वी में मखदूनिया के राजा बना था। कब बना था? सिकंदर ने 336 ईस्वी में। 336 ईस्वी में सिकंदर ने मखदूनिया के राजा बने थे। ठीक है, तो पहला कहता है कि निम्न में से कौन से कथन सही है? तो कहता है कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बात सही है कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, दूसरा कहता है कि अभी तक्षशिला का राजा अभी ने सिकंदर और उसकी सेना को स्वागत किया था। बात सही है कि अभी ने तक्षशिला के राजा, अभी कहाँ है? तक्षशिला के राजा था जो सिकंदर और उसकी सेना को क्या किया था? स्वागत किया था। और सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुआ था। नहीं, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो कौन सा आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा? तो ये गलत है, बाकी यह सही है, यह भी सही है। तो आपका 1 और 2 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए समाप्त होता है सेट। अगर सेट आपको बढ़िया लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और एक कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।